हेलो, वेलकम टू। आज हम पढ़ेंगे मानव प्रजातियों या ह्यूमन रेसेस के बारे में। तो सबसे पहले प्रजाति शब्द है उसका अर्थ जानते हैं। इस क्रम में हम विभिन्न जो मानव शास्त्री हैं उन्होंने जो परिभाषाएं दी हैं उनका अवलोकन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्रोबर की परिभाषा। क्रोबर क्या मानते हैं? प्रजाति क्या एक जैविक अवधारणा या बायोलॉजिकल कंसेप्ट है। ये एक समूह है जो आनुवंशिक नस्ल या उपजाति के द्वारा संगठित है। यह वेद सामाजिक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं है। तो क्रोबर क्या मानते हैं कि जो रेस क्या है एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है, ना कि एक सोशियो कल्चरल कंसेप्ट है। ठीक, अब देखते हैं हेडन की परिभाषा। हेडन के शब्दों में प्रजाति शब्द मानव समूह विशेष को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपता प्रदर्शित करती हैं। तो हेडन का प्रजातियों को परिभाषित करते समय मुख्य जोर था समरूपता पे, अर्थात प्रजाति कोई विशेष मानव समूह होती है जिनमें कुछ विशिष्ट विशेषताएं क्या समान पाई जाती हैं। वो क्या होती है? प्रजाति। फिर है विडाल डी ला ब्लास, जिन्होंने मानव भूगोल में संभववाद का सिद्धांत भी दिया था। ब्लास क्या कहते हैं? ब्लास कहते हैं कि मानव शरीर की आकृति व शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया गया वर्गीकरण मानव प्रजाति कहलाता है। अर्थात जो ह्यूमन काइंड है या जो मानव है उसको शारीरिक लक्षणों के आधार पर अगर वर्गीकृत करें तो वह जो वर्गीकरण है वो क्या कहलाएगा? मानव प्रजाति। अब देखते हैं ग्रिफिथ टेलर की परिभाषा। टेलर ने नवनियतिवाद का सिद्धांत दिया था जिसके बारे में पीछे पढ़ चुके। तो प्रजाति की अवधारणा में टेलर क्या मानते हैं? टेलर मानते हैं कि प्रजाति नस्ल यानी ब्रीड की द्योतक है, ना कि संस्कृति की। तो इसमें देखते हैं कि टेलर की परिभाषा क्रोबर की परिभाषा के समान ही है। जहाँ क्रोबर क्या मानते हैं? प्रजाति क्या है कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट, और टेलर क्या मानते हैं कि क्या है? ब्रीड। और क्रोबर के समान टेलर भी इसको एक सांस्कृतिक अवधारणा नहीं मानते। फिर देखते हैं भारतीय मानवशास्त्री मजूमदार की परिभाषा। मजूमदार के अनुसार यदि व्यक्तियों के एक समूह को समान शारीरिक लक्षणों के आधार पर अन्य समूह से पृथक पहचाना जा सके और उस समूह के सदस्य कितने ही बिखरे क्यों न हो, वह एक प्रजाति। मजूमदार भी जो ऊपरी की परिभाषा है उनके अनुसार अपनी परिभाषा देते हैं। मजूमदार भी ये कहते हैं कि जो समान शारीरिक लक्षण वाले जो मानव समूह है उसको हम प्रजाति कहेंगे। यहाँ एक बात मजूमदार और ऐड करते हैं कि वो जो मानव समूह है वो भले ही एक क्षेत्र विशेष में निवास नहीं करता, वो कितना ही बिखरा हो फिर भी क्या वो एक ही प्रजाति का सदस्य होगा। उदाहरण के लिए देखें तो अफ्रीका में रहने वाला निग्रो और दूसरी ओर ब्रिटेन में रहने वाला जो निग्रो है, भले वो इंग्लिश स्पीकिंग हो, वो ट्राइबल लैंग्वेज बोलता हो जो अफ्रीका में है, फिर भी दोनों की रेस क्या है? एक ही है। तो इस प्रकार जो उक्त परिभाषा है उनसे हम कुछ चीज़ें कॉमन देखते हैं। पहली कि प्रजाति क्या होती है? प्रजाति वो एक मानव समूह होती है जिसकी कुछ विशिष्ट विशेषताएं होती हैं। दूसरा, ये जो विशेषताएं होती हैं ये सांस्कृतिक अर्थात धर्म, नस्ल, जाति, इन सब पर आधारित ना हो, किस पर आधारित होती हैं? आनुवंशिक या शारीरिक लक्षणों पर आधारित होती हैं। तो विभिन्न मानव शास्त्री हैं उन्होंने जो ये प्रजाति की परिभाषाएं दी इसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समान शारीरिक एवं आनुवंशिक लक्षणों वाले मानव समूह को एक विशेष प्रजाति के रूप में माना जा सकता है। अब देखते हैं कि प्रजाति की कुछ विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता यही है कि प्रजाति क्या है? एक जैविकी अवधारणा, जैसा कि क्रोबर ने कहा है। इसका धर्म, भाषा, राष्ट्र, जाति आदि से कोई संबंध नहीं होता है। दूसरी इसकी विशेषता है कि प्रत्येक प्रजाति की कुछ विशिष्ट शारीरिक विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर वो पहचानी जाती है, और इन्हीं आधारों पर वो जो दूसरी प्रजाति हैं उनसे उनमें अंतर किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे श्वेत प्रजाति का रंग अगर गोरा है,
बाल सीधे, होठ पतले हैं, तो वही निग्रो प्रजाति के लोगों का रंग काला, बाल ऐंठनदार या घुंघराले तथा होठ मोटे होते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि विशेष शारीरिक विशेषताएं होती हैं, और ये जो सारी विशेषताएं लक्षण होती हैं वो उनका क्या होता है, वंशानुक्रमण होता है, अर्थात एक पीढ़ी से लगातार दूसरी पीढ़ी में जिनके द्वारा हस्तांतरण होता रहता है। पर्यावरण का इन शारीरिक लक्षणों पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। और क्या विशेषता है कि वृद्ध मानव समूह, अर्थात जिन शारीरिक लक्षणों के आधार पर प्रजाति का निर्धारण किया गया है वो मनुष्य के बहुत बड़े समूह में होने चाहिए, ना कि कुछ गिने चुने लोगों में। तो ये हैं प्रजाति की विशेषताएं। अब हम आते हैं प्रजाति के वर्गीकरण पे। सबसे पहले देखते हैं प्रजातियों के वर्गीकरण के आधार, कि प्रजातियों के वर्गीकरण के क्या क्या आधार हो सकते हैं। तो वर्गीकरण के दो आधार हो सकते हैं, पहला बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पे, दूसरा जो जेनेटिक लक्षण है या जैनिक समानता के आधार पे। तो जो बाह्य लक्षण के आधार पे हैं, अर्थात जो फेनोटाइप्स हैं, उनमें से जो कुछ वर्गीकरण के जो प्रमुख आधार हैं वो यहाँ स्लाइड पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले है शरीर का कद, अर्थात कद या लंबाई के आधार पे। उदाहरण के लिए नाटा, मंजला, लंबा कद, इस प्रकार प्रजातियों का विभाजन किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए जो अफ्रीका के पिग्मी हैं, जिसके बारे में जनजातियों के बारे में आगे बढ़ेंगे, तो जैसे पिग्मी हैं जो मंगोलोइड प्रजाति, इनका कद क्या होता है, नाटा से लेके मंजला तक। वहीं दूसरी ओर जो कॉकसोइड जनजाति है या वो मध्य सागरीय क्षेत्रीय जनजाति है, उनका कद क्या होता है, लंबा। तो इस प्रकार जो बाह्य शारीरिक लक्षणों के आधार पे या जिसमें शरीर का कद है उसके आधार पे प्रजातियों का विभाजन किया जा सकता है। फिर है सिर का आकार या सेफेलिक साइज। तो कुछ मानव शास्त्रियों ने इसके लिए एक सूचकांक भी विकसित किया है जिसको हम शिरस्ये सूचकांक कहते हैं। ये क्या होता है, सिर की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है। इसके आधार पे हम जो 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसा कि क्रोबर का विभाजन है, लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। अगर सूचकांक का मान 77 से कम है तो उसको लंबा सिर वाली प्रजाति कहेंगे, 77 से 81 है तो वो मध्यम सिर वाली, और अगर 81 से अधिक है तो वो चौड़ा सिर वाली प्रजाति है। एक अन्य आधार हो सकता है बालों की बनावट के आधार पे, जैसे कि सीधे बाल, चिकने बाल, लहरदार बाल, छल्लेदार बाल और घुंघराले बाल। तो आगे हम देखेंगे कि बालों के आधार पे भी बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने प्रजातियों का विभाजन किया है। फिर एक आधार हो सकता है आँखों का रंग तथा बनावट। तो यह भी वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार है। इसमें जैसे आँखों की पुतली के रंग के आधार पर हो सकता है कि नीली आँखें, काली आँखें। दूसरा आँखों की खुलनों की आकृति के आधार पर हो सकता है कि तिरछी आँखें, सीधी आँखें, ठीक है, चौड़ी आँखें, पतली आँखें। तो इस प्रकार हम जो प्रजातियों का वर्गीकरण आँखों के आधार पर कर सकते हैं। फिर है मुख आकृति। मुख आकृति या फिर जो चेहरे का आकार है वो जो प्रजातियों का जो वर्गीकरण है उसका एक प्रमुख शारीरिक आधार है। मुख की आकृति में सामान्यतः मुख की चौड़ाई, लंबाई, जो मुख की जो हड्डियाँ इनकी आकृति, जबड़ों की आकृति की निर्धारित करते हैं। जैसे कि अगर निग्रो जनजाति को देखें तो उनके जबड़े बाहर की ओर निकले होते हैं, और मंगोलोइड जनजाति को देखें तो उनका जो चेहरा वो सपाट होता है। तो इस प्रकार मुख आकृति के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है। फिर एक आधार है नाक के आकार के आधार पे, तो नासिका आकृति के आधार पे। तो जिस प्रकार सिर का आकार के लिए शिरस्ये सूचकांक निकाला था, उसी प्रकार से नाक की आकृति निर्धारण के लिए मानव शास्त्री ने नासिका सूचकांक भी ज्ञात किया, जो कि नाक की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात होता है। तो इसके आधार पे भी प्रजातियों का वर्गीकरण किया जा सकता है, जैसे कि पतली नाक वाले प्रजातियाँ, मध्यम नाक वाली या चौड़ी नाक वाली प्रजातियाँ। जैसे निग्रोइड जो प्रजाति है वो चौड़ी नाक वाली प्रजाति है। नहीं, दूसरी ओर मंगोलोइड है, उनकी नाक मध्यम आकार की होती है। और जो कि कॉकसोइड, नॉर्डिक, इन जो
प्रजातियाँ की नाक पतली होती है। तो नासिका के आधार पर भी प्रजातियों का विभाजन किया जा सकता है। इसके अलावा अन्य आधार हो सकते हैं, जैसे होठ का आकार, त्वचा का रंग। तो त्वचा का रंग है उसको बहुत सारे मानव शास्त्रियों ने जो वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार माना है। जैसे मुख्यतः श्वेत रंग वाली प्रजाति, पीले रंग वाली प्रजाति तथा काले रंग वाली प्रजाति के रूप में इनको विभाजित किया है। इसके अलावा वर्गीकरण का एक जो दूसरा प्रकार है जेनोटाइप्स। तो जेनोटाइप्स में जो प्रमुख लक्षण है विभाजन का जो आधार है वो है रक्त समूह। तो रक्त समूह के आधार पर प्रजातियों का विभाजन किया जा सकता है। जैसे कि जैसे कॉकॉसॉइड जनजाति है, उसमें रक्त समूह ए की प्रधानता होती है, बी की होती है। मंगोलॉइड में कौन से रक्त समूह की प्रधानता होती है। तो इस प्रकार ये जो प्रमुख आधार हैं जो बाह्य है और कुछ जेनेटिक हैं जिनके आधार पर विभाजन कर सकते हैं। अब अगली कक्षा में हम जो कुछ प्रमुख विभाजन है प्रजातियों को लेकर विभिन्न मानव शास्त्रियों ने जो की हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।